येस, कोणकोणत्या प्रकारची ब्लड ग्रुपिंग होते? ABO एंड RH। ओके, ABO को पढ़ने के लिए हमने किसके बारे में बात की थी? रेड ब्लड सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, राइट? ओके, सो कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है उसके ऊपर से ये डिसाइड होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, राइट? ओके, इफ द ग्लाइकोप्रोटीन और द सेल्फ एंटीजन इज A, देन द ब्लड ग्रुप विल बी A, है ना? अगर सेल्फ एंटीजन क्या है? A है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। अगर सेल्फ एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B। अगर दोनों सेल्फ एंटीजन A एज वेल एज B है तो ब्लड ग्रुप AB, और दोनों भी अगर एब्सेंट है तो O, राइट? लेटर ऑन हमने ये देखा था कि जो एंटीजेंस है, राइट, ओके, उसके अकॉर्डिंगली ब्लड में क्या होता है? एंटीबॉडीज भी होता है। क्या होता है? एंटीबॉडीज भी होता है, राइट? ओके, नाउ द पॉइंट इज कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके ब्लड के अंदर कौन से एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगे? एंटीबॉडी बी या फिर एंटी बी, राइट? ओके, नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उस पर्सन के ब्लड के अंदर कौन से एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगे? एंटीबॉडी ए या फिर एंटी ए, राइट? किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडीज हमें वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। लेटर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो दोनों भी एंटीबॉडीज वहां पर हमें देखने को मिलेंगे, वेदर इट इज एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ओके, सो इस वजह से, है ना, जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या फिर एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है या फिर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने देखा था कि अलग अलग ब्लड ग्रुप के लिए डोनर्स और रेसिपिएंट, है ना? वी हैव सीन दैट कि बेसिकली कोई पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो किस पर्सन से ब्लड को रिसीव कर सकता है? व्हाइल द प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो ए पर्सन या फिर ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को किस पर्सन से या फिर कौन से ब्लड ग्रुप को हम दे सकते हैं या फिर उससे ले सकते हैं, है ना? वेदर वी कैन डोनेट टू और रिसीव फ्रॉम, है ना? जो डोनेट करेगा उसको हम क्या कहते हैं? डोनर। जो रिसीव करेगा उसको हम क्या कहते हैं? रेसिपिएंट। क्या कहेंगे? रेसिपिएंट। नाउ द पॉइंट इज कि हमने ये भी देखा था लास्ट सेशन में, हमने लास्ट कुछ टाइमिंग में ये भी देखा था कि ए बी ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसका मतलब it can receive blood from all the other blood groups। वो A से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, B से रिसीव कर सकता है, AB से रिसीव कर सकता है एंड O से रिसीव कर सकता है। ऐसा क्यों है? Why is it so? Why a person with AB blood group can receive blood from every other blood group, person of every other blood group? ऐसा क्यों है? क्या लगता है ऐसा क्यों है? दोनों भी एंटीजन प्रेजेंट है, ये तो रीजन हुआ किसका? ए बी ब्लड ग्रुप होने का, राइट? मैंने कहा कि बेसिकली ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है? क्या रीजन होगा? हाँ, एंटीबॉडी नहीं है कोई भी, क्या नहीं है? एंटीबॉडी नहीं है। तो एंटीबॉडी नहीं है तो उसको कोई अपोज नहीं करने वाला है। ओके, ना वहां पर एंटीबॉडी ए मिलेगा ना वहां पर एंटीबॉडी बी मिलेगा, राइट? ओके, तो एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई भी मटेरियल वहां पर नहीं। नेक्स्ट, यही चीज अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? ब्लड ग्रुप ओ इज नथिंग बट यूनिवर्सल डोनर,
यस, एबी के केस में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, यस ओके, और ओ ब्लड ग्रुप के केस में कोई रिकॉग्नाइज करने वाला ही नहीं है ना। अगर हम ओ ब्लड ग्रुप का अगर रेड ब्लड सेल देखें, ना उसके ऊपर एंटीजन ए है ना उसके ऊपर एंटीजन बी है, तो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सो द पॉइंट इज कि नेक्स्ट हमें देखना है RH ग्रुपिंग। क्या देखना है? RH ग्रुपिंग। ओके, चलो ना, RH ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग या फिर इसके रिलेटेड कुछ चीजें मैंने आपको पहले ही बताई है कि हम जब भी हमारा ब्लड ग्रुप बताते हैं, राइट, ओके, वी टेल वेदर इट इज ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। यस ओके, अब इमेजिन करो कि आप में से किसी भी एक पर्सन को मैंने उसका ब्लड ग्रुप पूछा, तो वो क्या बता सकता है? AB पॉजिटिव और सपोज A नेगेटिव, है ना। रेडी अभ्यास कर रेडी का। चलो ना, हाँ वापस से वही आता है। ओके, इमेजिन करो कि अगर किसी पर्सन को मैं पूछता हूं कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो ऐसा कुछ बताएगा, राइट। ओके, सो दिस, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ABO। लेकिन ये जो पॉजिटिव और निगेटिव वाला जो चक्कर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? RH फैक्टर, यानी RH ग्रुपिंग। नाउ द पॉइंट इज कि वापस से हमें कहां जाना है या फिर किसके बारे में पढ़ाई करनी है? रेड ब्लड सेल्स। किसके बारे में? रेड ब्लड सेल्स। अब इमेजिन करो कि अगर मैं कहता हूं किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? A। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, ये क्या है? एक, उस पर्सन का क्या है? रेड ब्लड सेल है, राइट। नेक्स्ट, कौन सा एंटीजन है? ये एंटीजन A है, तभी तो हम उसको क्या कहेंगे? A ब्लड ग्रुप, राइट। नाउ along with that A एंटीजन, अगर वहां पर कोई और एक फैक्टर प्रेजेंट है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? Yes, this is another factor, okay, along with antigen A। तो ये जो फैक्टर है इसको मैं कहूंगा RH फैक्टर। क्या कहूंगा? RH फैक्टर। इसको कहते हैं रेसिस फैक्टर। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि अगर उस पर्सन का ब्लड ग्रुप A है और A एंटीजन के साथ में अगर उस पर्सन के आरबीसी के ऊपर क्या है? RH फैक्टर भी प्रेजेंट है, तो RH के लिए वो पर्सन क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ऐसे केस में उस पर्सन का ब्लड ग्रुप बन जाएगा A पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? A पॉजिटिव। A क्यों है? क्योंकि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन है? एंटीजन A।
along with, है ना, उसी के साथ और एक फैक्टर प्रेजेंट है, दैट फैक्टर इज नथिंग बट RH फैक्टर। अगर देखो हर किसी के आरबीसीज के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कोई पर्सन के कोई पर्सन के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। ओके, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो वो फैक्टर के लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि ये ए वर्ड कहां से आया, ABO ब्लड ग्रुपिंग से। ये पॉजिटिव फैक्टर कहां से आया, RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, RH फैक्टर अगर नहीं है तो निगेटिव, राइट। ओके, अब ब्लड ग्रुपिंग की वजह से जो पहला जो क्लासिफिकेशन था ABO ब्लड ग्रुपिंग की वजह से हमें यह देखने को मिल रहा था कि हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप्स है, 4। कितने हैं, 4। कौन कौन से, A, B, AB, O। लेकिन अगर हम उसके साथ में RH फैक्टर का क्लासिफिकेशन भी जोड़ दे तो कितने हो जाएंगे, 8। A पॉजिटिव, निगेटिव, राइट। ओके, ना ऐसा देख लो, चलो ऐसा समझ लो, है ना। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक करते हैं। यस, सर्कल इंडिकेट्स एंटीजन A, ओके, और ये ट्राइंगल जो है इंडिकेट करता है RH फैक्टर। ओके ना, देखो ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, A पॉजिटिव, कौन सा है, A पॉजिटिव। सेम नेक्स्ट वन, रेड ब्लड सेल्स एंटीजन A, लेकिन RH फैक्टर नहीं है तो ये हो जाएगा A निगेटिव। क्या हो जाएगा, A निगेटिव। नेक्स्ट नंबर 2, एंटीजन B, एंटीजन B एंड RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप विल बी B पॉजिटिव। क्या होगा, नेक्स्ट सेम रेड ब्लड सेल एंटीजन B, लेकिन RH फैक्टर एब्सेंट, तो ऐसे केस में B निगेटिव, है ना। नेक्स्ट नंबर 3, एंटीजन A भी प्रेजेंट है, एंटीजन B भी प्रेजेंट है, RH फैक्टर भी प्रेजेंट है ना। सर्कल इंडिकेट्स एंटीजन A, बॉक्स इंडिकेट्स एंटीजन B एंड ट्रायंगल इंडिकेट्स RH फैक्टर। तो ये क्या हो गया, A B पॉजिटिव, क्या हो गया, AB पॉजिटिव। सेम एंटीजन A भी प्रेजेंट है, एंटीजन B भी प्रेजेंट है, लेकिन RH फैक्टर नहीं है तो AB निगेटिव। समझते हैं ना। नेक्स्ट O, अब यहां पे एंटीजन A निकालना पड़ेगा क्या, B निकालना पड़ेगा क्या, नहीं, सिर्फ मैं यहां पे क्या निकाल रहा हूं, RH फैक्टर। तो ये हो गया O
पॉजिटिव, ये हो गया O निगेटिव। ऑल ऑफ गेटिंग, समझ में आ रहा है? तो हमने जो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का कॉन्सेप्ट देखा था, यहां पर भी अगर लागू करना है तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ए बी पॉजिटिव है ए बी निगेटिव, तो ये है ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या है ये? ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, क्यों? क्योंकि RH फैक्टर के अपोजिट भी एंटीजन नहीं बनेंगे, सॉरी एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके पास RH फैक्टर का भी RH फैक्टर भी प्रेजेंट है, तो RH फैक्टर के अपोजिट में भी क्या नहीं बनेंगे? एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। AB निगेटिव में RH फैक्टर के अपोजिट एंटीबॉडीज बनेंगे। Whereas अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं? यूनिवर्सल डोनर, टू बी मोर स्पेसिफिक, तो ये हमारा O निगेटिव वाला जो पर्सन है वो क्या रहेगा? यूनिवर्सल डोनर। क्यों? ना A है, ना B है, ना RH है। यस, अब ये रेड ब्लड सेल अगर किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर जाएगा तो इसको तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कोई। ऑल गेटिंग, समझ में आ रहा है? तो इसको तो कोई भी बेसिकली एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। यस, ये हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि ना इसके पास एंटीबॉडी A है, ना एंटीबॉडी B है, ना RH फैक्टर के अपोज में क्या है? एंटीबॉडी है। गेटिंग? समझते हैं? क्या डाउट है? चलो इसको नोट डाउन कर लो और एक डिसीज के बारे में आज पढ़ेंगे हम। एक ऐसा डिसीज है जो इस RH ग्रुपिंग के ऊपर बेस्ड है। हुआ? चलो एक डिसीज के बारे में बात करेंगे। डिसीज का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। समझून गया? सांगतो काय है ना? राइट, ओके। एकदम अचानक भयानक काहीतरी डेंजरस नाव समोर आलंय, है ना? राइट, ओके ना। एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज कब बनते हैं? कब बनते हैं? कब बनते हैं? यस, आपण सावधान कधी होतो? ओके, देखो पॉइंट ऐसा है कि आप जब नई नई साइकिल चलाना सीखते हैं या फिर मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, ओके, आपको ना वो बाइक या फिर बाइसिकल चलाते हुए ना डर नहीं लगता जब तक आप गिरते नहीं हो। यस, सही है गलत है ना? जब तक आप गिरते नहीं हो ना तब तक आपको वो डर का माहौल नहीं बनता है। आपके माइंड में ऐसा नहीं लगता कि यार मैं ना गाड़ी से गिर सकता हूं, मुझे लग जाएगा, है ना? ऐसा नहीं लगता। ओके, कब तक? जब तक आप एक बार बाइक से गिरते नहीं हो, आपको थोड़ी सी स्क्रैचेस नहीं आता है ना? आपको वो लेट नाइट पेन नहीं होता है ना? राइट, ओके। सो दैट इज द केस। हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज कब जनरेट होंगे? जब हमारी बॉडी उस चीज के लिए क्या होगी? एक्सपोज होगी। क्या होगी? एक्सपोज होगी। राइट, ओके। नाउ द पॉइंट इज कि अभी हम एक बेसिकली एक डिसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ओके, नीट के कॉन्सेप्ट से भी एंड ओवरऑल सोसाइटल लेवल पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, नाउ अब इमेजिन करो, यहां पे सिर्फ हम ना एक RH फैक्टर के लेवल पे बात करने वाला है। ओके, जनरली। चलो ना इमेजिन करो कि एक फैमिली है,
एक क्या है, फैमिली है, उस फैमिली के अंदर एक मेल पर्सन है, एक फीमेल पर्सन, ओके, यंग फैमिली, ओके। नाउ क्या है, मेल पर्सन है एंड फीमेल पर्सन है, ओके। नाउ द पॉइंट इज कि मेल पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है, मेल पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो सपोज ए पॉजिटिव है, क्या है, ए पॉजिटिव है, राइट, ओके। और जो फीमेल पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप सपोज, अब ए निगेटिव, बी निगेटिव, है ना, ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव, इनमें से कोई भी एक है। ऑफ कोर्स मेल के लिए भी कोई भी एक पॉजिटिव वाला पकड़ लो, ओके। हम ए बी ओ नहीं, हम आरएच फैक्टर के ऊपर बात करने वाला, राइट, ओके। नाउ अब इमेजिन करो कि सपोज फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, बी निगेटिव है, गेटिंग, समझ में आ रहा है, ओके। नाउ अब इमेजिन करो कि बेसिकली फैमिली है, तो बेसिकली क्या होगा, ये कपल जो है बेसिकली फैमिली को बढ़ाना चाहेंगे, राइट, ओके। नाउ द पॉइंट इज कि जब ये फीमेल का फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, तो देखो फर्स्ट थिंग मैंने कहा था कि फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच निगेटिव, वेदर इट इज बी निगेटिव, ए निगेटिव और ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव, ओके। फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच निगेटिव, मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच पॉजिटिव। नाउ द पॉइंट इज कि जब मैंने कहा था कि एंटीबॉडीज इसके ब्लड में बनी हुई है क्या आरएच के अपोजिट में, नहीं, क्योंकि अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है, इसके अंदर आरएच फैक्टर वाला कोई भी आरबीसी आया नहीं है ना, राइट। अब देखो इमेजिन करो कि जो फीमेल है बेसिकली उनके इस कपल का जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, कौन सा प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, यस, ओके। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि मदर और फीटस, मदर और फीटस, अब इमेजिन करो कि फीटस का ब्लड ग्रुप जो है वो आरएच पॉजिटिव हो गया, फीटस का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, आरएच पॉजिटिव, देखो फीटस का ब्लड ग्रुप सपोज ए पॉजिटिव है, राइट, ओके। अब ये जो फीटस है ये किससे कनेक्टेड है, मदर से, किससे कनेक्टेड है, मदर से, किसके थ्रू, प्लासेंटा, किसके थ्रू, प्लासेंटा, यस। और इसके आसपास पूरी बॉडी किसकी है, मदर की, है ना, आईच्या गर्भामध्ये बाळ वाढतं ना, आईच्या गर्भामध्ये बाळ वाढतं, तर मदर काय आहे, आरएच निगेटिव्ह, मदर का ब्लड ग्रुप कसा आहे, आरएच निगेटिव्ह, फीटस आरएच पॉजिटिव, ओके। ना द पॉइंट इज कि जो पहली प्रेगनेंसी है उसके अंदर प्लासेंटा क्या करता है, फीटस को प्रोटेक्ट करता है, प्लासेंटा क्या करता है, फीटस को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि प्लासेंटा एक्ट करता है एज अ बैरियर, है ना। आता बघा, जर आईच्या रक्तामध्ये प्रेझेंट असलेल्या डब्ल्यूबीसीला जर इथे एंट्री दिली, है ना, तो बेसिकली ये प्लासेंटा क्या करता है, मदर के बॉडी के जो डब्ल्यूबीसीज है उनको यहां से एंटर होने नहीं देता, इट एक्ट्स एज अ बैरियर, है ना। अब देखो मदर का आरएच निगेटिव है, फीटस का आरएच पॉजिटिव है, तो आरएच फैक्टर के अपोज में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि प्लासेंटा क्या एक्ट करता है, बैरियर, रोकने का काम करता है। प्लासेंटा ये इंश्योर करता है कि मदर के जो डब्ल्यूबीसीज है
जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो फीटस के तरफ ना जाए। अगर वो उधर जाएंगे नहीं, है ना, डब्ल्यूबीसी से अगर जाएंगे नहीं तो उनको पता चलेगा क्या कि फीटस का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है? नहीं। गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा एक्ट्स एज बैरियर। क्या करता है? एज अ बैरियर। समझ में आ रहा है? समझते हैं? ओके, नाउ फर्स्ट चाइल्ड का पार्चुएशन हो जाता है, पहले आपत्तिता जन्म हो तो। ओके, नाउ फर्स्ट चाइल्ड का पार्चुएशन हो गया, देन व्हाट हैपेंस? अब देखो, जब बर्थ होता है तब क्या करना पड़ता है? ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, नाड़ है ना, उसको कट करना पड़ता है, उसको कट करना पड़ता है। अब इमेजिन करो कि अगर इसको ऐसा कट किया गया, अब जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट होती है तो रक्तस्राव हुई, ब्लड बाहर पड़ेगा। ओके, हो सकता है कुछ अमाउंट में ब्लड कहां जाए? मदर के बॉडी में भी गिरे while cutting and everything. Okay, now the point is कि जो ब्लड है कौन सा है? RH पॉजिटिव है। ब्लड कौन सा है? RH पॉजिटिव है। Now the point is कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट होगा तो हो सकता है कि कुछ ब्लड जो फीटस का है वो मदर के बॉडी में जाए। अब मदर के बॉडी के अंदर ऐसा ब्लड है जो उसका खुद का नहीं है, तो उसकी जो इम्यून सिस्टम है, उसकी जो इम्यून सेल्स है, वो उस RH पॉजिटिव फैक्टर को क्या करेंगे? एंटीजन पकड़ेंगे, उसके अगेंस्ट क्या बनाएंगे? एंटीबॉडीज। अब जब मदर पहला उसका पार्चुएशन होता है, उसके बाद मदर के बॉडी में, मदर्स बॉडी डेवलप्स antibodies against RH फैक्टर। समझ में आ रहा है? ओके, ये कब होगा? पहले पार्चुएशन के बाद, पहली प्रेगनेंसी सक्सेसफुली डिलीवर होने के बाद। गेटिंग? नाउ सेकेंड टाइम है सपोज, yes, okay, the female gets pregnant twice, है ना। नाउ ये हुई फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात, समझ में आ गया? कोई डाउट है? नेक्स्ट, अब प्रेगनेंसी कौन सी है? सेकेंड है। ओके, अब सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान भी सपोज सेम कंडीशन हो गई, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? RH निगेटिव, फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव। लेकिन तब कंडीशन अलग थी, अब कंडीशन अलग है। तब मदर के ब्लड के अंदर RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं थे, लेकिन पहले पार्चुएशन के दौरान या फिर आफ्टर फर्स्ट पार्चुएशन मदर के बॉडी में RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीजेंस और एंटीबॉडीज बन चुके हैं। राइट? वापस से देखो, सेकेंड प्रेगनेंसी है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सपोज फीटस है ना। फीटस क्या है? ए पॉजिटिव है सपोज, दैट इज हमें ए से ए बी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ किससे लेना देना है? दैट इज RH। फीटस क्या है? RH पॉजिटिव है ना। ये प्लासेंटा है, ये क्या है? प्लासेंटा। नाउ प्लासेंटा के आसपास पूरा क्या है? मदर्स बॉडी। ये क्या है सपोज पूरा, है ना, यूटेरस। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि पहले प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा एक्ट कर रहा था एज अ बैरियर। क्यों? क्योंकि
वो नहीं चाहता था कि मदर की जो WBC से वो कहां जाए, फीटस के पास जाए, जनरली जाती ही नहीं है। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि सेकेंड प्रेगनेंसी के पहले RH फैक्टर के अगेंस्ट हमने क्या बनाया है, एंटीबॉडीज मदर के बॉडी में बन चुके हैं। अब जाहिर सी बात है अगर एंटीबॉडीज बने हैं तो वो एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर होंगे, राइट। ओके, अब प्लासेंटा से क्या नहीं जा सकता, सेल्स नहीं जा सकते। क्या नहीं जा सकता, सेल्स नहीं जा सकते। लेकिन एंटीबॉडीज जो कि प्रोटीन्स है उनकी साइज सेल्स से काफी छोटी है और वो ब्लड के अंदर बेसिकली प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो प्लाज्मा तो एक्सचेंज किया जा सकता है ना। ओके, सो यहां से होता क्या है कि यहां से जो एंटीबॉडीज है दैट आर अगेंस्ट RH फैक्टर वो मदर के बॉडी से कहां जाते हैं, प्लासेंटा के थ्रू फीटस की तरफ जाते हैं। कहां जाते हैं, फीटस के तरफ जाते हैं ना। दूसरे प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा एक्ट करता है एज ब्रिज। प्लासेंटा कैसे एक्ट करता है, एज ब्रिज। ओके, बैरियर का मतलब होता है रोकने वाला, है ना। ब्रिज का मतलब होता है, सपोज एक नदी है, ओके, अब नदी जो है वो बेसिकली दो लैंड मासेस के बीच में एक बैरियर है ना। कोई बेसिकली अगर जर नदीचा प्रवाह खूप जास्त उफानलेला आहे, ओके, त्याच्यामधनं तुम्ही जाऊ शकता का पलीकडे, नाही। बट त्याच नदीवर जर पूल असेल तर त्या पुलावरनं तुम्ही काय करू शकता, लँडमासच्या एका साइडवरनं दुसऱ्या साइडला जाऊ शकता। तशीच गोष्ट होती की पहिल्या केसमध्ये प्लासेंटा एक्ट करत होता एज ए बैरियर, वो रोक रहा था कि मदर्स की जो WBC है वो कहां नहीं जाए, फीटस के पास नहीं जाए। सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान जब बॉडी में RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुके हैं तब प्लासेंटा एक्ट करता है एज ब्रिज। तो मदर्स ब्लड के अंदर जो RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने हैं वो कहां जाएंगे, फीटस के पास जाएंगे। कहां जाएंगे, फीटस के पास जाएंगे। और फीटस के रेड ब्लड सेल्स को जो एंटीबॉडीज है ऐसे ऐसे वाले, यस, ओके, ये क्या करेंगे, ये destroy the red blood cells of fetus। इम्यून सेल्स का काम ही है ना कि जो सेल्फ है उसको रखो, जो नॉन सेल्फ है उसको क्या करो, एलिमिनेट करो, डिस्ट्रॉय करो। तो मदर की बॉडी के एंटीबॉडीज क्या करते हैं, फीटस को डिस्ट्रॉय करते। इस कंडीशन को हम कहते हैं, देखो यहां पर क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स को हमने नाम दिया था इरिथ्रोसाइट्स, है ना। अब रेड ब्लड सेल्स ब्लास्ट हो रहा है, इरिथ्रो ब्लास्टोसिस क्या है, इरिथ्रो रेड ब्लड सेल्स क्या हो रहा है, ब्लास्ट हो रहे, ब्लास्टोसिस। किसके ब्लास्ट हो रहे हैं, मदर के, फीटस के। फोर्टालिस, गेटिंग, समझते हैं, करते सगळ्यांना, राइट। ओके, नाउ अब यहां पे देखो कि इस कंडीशन से या फिर इस कंडीशन से हमें क्या सीखने को मिलता है। अगर हम नहीं चाहते, आता आरबीसी डिस्ट्रॉय होत आहेत, है ना। आता आरबीसीचं काम काय, फीटसला ब्लड ऑक्सिजन सगळा सप्लाय करणे, राइट। ओके, वेस्ट वापस मदरच्या बॉडीमध्ये टाकणे, हे आरबीसीचं काम आहे। बट जर फीटसच्या बॉडीमध्ये रेड ब्लड सेल्स जर कमी होत आहेत किंवा डिस्ट्रॉय होत आहेत तर का हे फीटस सर्व्हाइव्ह करेल, नाही, अगोदरच नाजूक असतं,
है ना, फिटस सर्व्हाइव्ह करणार नाही, बेसिकली अशा कपलचं जे दुसरं आपत्ती आहे ते काय होतं, स्टिल बर्थ घेतो, है ना, राइट, ओके। तो ये होना चाहिए क्या, क्या लगता है होना चाहिए क्या, नहीं, क्या कर सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, what can a person do as a doctors, है ना, क्या करोगे आप एज ए सोशलिस्ट, आप क्या करोगे, है ना, समाजामध्ये राहताना असं बातम्या ऐकायला आपल्याला कसं तरी वाटतं, है ना, मग काय करसाल, काय वाटतं, काय सोल्युशन आहे याच्यावर, क्या सोल्यूशन है, बोलो, है कोई सोल्यूशन, एज ए डॉक्टर सोल्यूशन होगा तो बता दो, एज अ सोशलिस्ट, है ना, एका समाजाचा घटक म्हणून काही सोल्युशन असेल तर सांगू शकता, यस, सोच लो एक बार, यस, देख लो एक बार, अगर सोल्यूशन मिले तो, है ना, बोलो, सर डॉक्टर झाल्यावर सांगू, है ना, यस, कुछ है क्या सोल्यूशन, चलो एज ए डॉक्टर मत बताओ, है ना, अब जब बनोगे डॉक्टर तब बता देना, लेकिन हाँ, उत्तर सांगता येईल का, काय काय करू शकतो अशी कंडिशन होऊ नये, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस होऊ नये याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, ओके, बहुत बार मैं ना बोलता हूं कि इंडिया 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 राइट, लेकिन ना इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर ना मैरिजेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ना, मैरिजेस का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी अच्छा है, ओके। अगर हम इंडिया छोड़ के अगर कहीं, मतलब हम ना बेसिकली हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि बेसिकली व्हाट वी कैन से, जो एक बॉन्ड होता है ना मैरिजेस में, ओके, वो इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ओके। सो द पॉइंट इज कि क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, देखो सोसाइटीज में जब भी मैरिजेस हो रहे हैं, सोसाइटीज में जब भी मैरिज होता है, ओके, सो मैरिजेस के टॉक के बीच में ना बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे, है ना, बेसिकली अगर लड़की है तो बेसिकली उसका एजुकेशन क्या हुआ है ना, उसको खाना बनाते आता है या नहीं, है ना, या फिर बहुत अलग 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 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, ओके। लड़का है तो उसको पूछा जाता है कि बाबा कितना कमाता है, बस इतना ही पूछा जाता है, नहीं मतलब ऐसा बाद में फिर उसके घर पे जमीन कितनी है, ये सारी चीजें पूछी जाती है, ओके। चलो वो तो पूछते, लेकिन कभी ये कैलिब्रेट नहीं करते, यस, समझ में आ रहा है कि देखो द पॉइंट इज कि अगर कोई फीमेल जिसका आरएच ग्रुपिंग निगेटिव है, यस, उसने ये ट्राई करना चाहिए कि उसने आरएच पॉजिटिव वाले पर्सन के साथ में क्या नहीं करना चाहिए, मैरिजेस नहीं करनी चाहिए, गेटिंग, समझ में आ रहा है, क्यों ऐसा है, क्योंकि फीटस के अंदर जो पॉजिटिव आ रहा है वो कहां से आ रहा है, मदर के पास तो है ही नहीं, किसके पास से आ रहा है, क्रोमोसोम्स ना 23, 23, 46, फीटस का जो बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है, आरएच पॉजिटिव आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, फादर की वजह से आ रहा है, ओके। अगर फादर ही निगेटिव है, मतलब आरएच निगेटिव है, ओके, तो फीटस भी तो आरएच निगेटिव रहेगा,
तो कोई कॉम्प्लिकेशन होंगे क्या? whether it is first child, whether it is second child, whether it is third, whatever. Getting? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जब भी मैरिजेस होते हैं तो वहां पर ये ट्राई करना चाहिए कि जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप अगर RH निगेटिव है, अगर क्या है RH निगेटिव है, तो उसने ऐसे मेल से शादी करना नहीं चाहिए, या फिर उसकी शादी ऐसे मेल से नहीं होनी चाहिए जिसका ब्लड ग्रुप क्या है RH पॉजिटिव। गेटिंग? समझ में आ रहा है? ओके, ये तो हो गया सोशल एंगल, है ना। बेसिकली जब म्हणजे बैठकीत बसतात त्यावेळेस बरेच प्रश्न विचारले जातात, त्यातला एखादा प्रश्न हा शकतो की बाबा रक्तगट काय, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप एंड व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, है ना। तो कॉम्पेटिबल है कि नहीं वो भी चेक हो सकता है। गेटिंग? नेक्स्ट, और अगर हम साइंटिफिक या फिर मेडिकल लेवल पे अगर बात करते हैं, अगर हम क्या करते हैं मेडिकल लेवल पे अगर बात करते हैं, तो देखो क्या करना चाहिए। ओके, क्या कर सकते हैं ना। पहले तो ब्लड ग्रुप चेक होता है ना। जब भी बेसिकली मदर बेसिकली पार्चुएशन वगैरह के फेज में होते तो बेसिकली मेल का और फीमेल का दोनों का ब्लड ग्रुप चेक होता है। ओके, इससे ये चेक किया जा सकता है, इससे ये बेसिकली कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस की कंडीशन इनके बीच में होगी या नहीं होगी, ये चेक होता है। अगर शक है, अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, एंड मदर का ब्लड ग्रुप क्या है RH निगेटिव है, तब वैसे पार्चुएशंस को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है। अब एक्सटेंड कैसे किया जाता है ना, द पॉइंट इज कि विचार करा की ज्यावेळेस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्रेक केली, कट केली, ब्लड लीक झालं। ओके, अब ब्लड लीक झालं, ब्लड RH पॉजिटिव आहे। अब फीमेल की बॉडी एंटीबॉडीज बनाने से पहले, यस, अब समय तो लगेगा ना, वहां पर आएंगे, फिर आरबीसी को चेक करेंगे, उसके बाद में बेसिकली एंटीबॉडीज बनाएंगे, है ना। तो फीमेल के बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने से पहले ही अगर हमने आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज उस मदर को दे दिए, है ना, आर्टिफिशियल मतलब बेसिकली हम एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज कर सकते हैं इन लैब एज ए मेडिकेशन, तो वो मेडिकेशन अगर हमने इस फीमेल को दे दिया तो इस फीमेल के बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, इस फीमेल के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होंगे, ये फीमेल बॉडी की इम्यून सिस्टम RH फैक्टर को एक्सपोज नहीं होगी। Then the second person or the erythroblastosis fatalis condition could be overcome. समजता गोष्ट कळती आहे? आपण लॅब मध्ये बनवलेले RH फॅक्टरच्या अपोजिट असलेले जे अँटीबॉडीज आहेत हे मदरच्या बॉडी मध्ये इन्सर्ट करणार। यस, ओके, इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी वो होता है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है एक्सपोजर के बाद। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे बॉडी को बाहर से एंटीबॉडीज दिए जाते हैं, है ना। आपने कभी एंटी वेनम सुना होगा? एंटी वेनम पता है ना क्या होता है? एंटी वेनम, सर्पदंश झाला है ना, एखादा साप वगैरे जर तुम्हाला चावला, राईट, ओके, आणि विचार करा तो जर साप काय आहे, विषारी आहे, ओके, तर ते विष काय करतो, तुमच्या बॉडीला डॅमेज करतो। ओके, तो डॅमेज कमी व्हावा म्हणून तुम्हाला काय दिलं जातं? अँटी वेनम दिलं जातं। आता हे अँटी वेनम काय आहे? अशा बेसिकली अँटीबॉडीज आहेत ज्या आपण त्या वेनमच्या अपोजिट बनवलेले आहेत लॅबमध्ये, राइट। द पॉइंट इज कि जो वेनम होता है स्नेक्स का, कुछ स्नेक्स का वेनम इतना पावरफुल होता है कि आपको विद इन एन आवर, है ना, आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि हाँ आता लाकड़ा गोळा करा। गेटिंग? समझते क्या समझते थे? अब हम वेट नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, तब तक तो वो वेनम हमें मार देगा।
राइट। तो इस केस में हमने वेनम के अपोजिट में एंटीबॉडीज बनाए हैं आर्टिफिशियली, और वो एंटीबॉडीज जब हम बनाते हैं और उसको बेसिकली एक्ट करते हैं एज अ, बाहर से एंटीबॉडीज बॉडी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज उस वेनम को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, जिस वजह से वो वेनम हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा डैमेज ना करे। समझते हैं? याला आपण काय म्हणणार, पैसिव इम्युनिटी। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना रही है, हमने एंटीबॉडीज कहीं दूर या फिर कहीं दूसरे सोर्स से बॉडी के अंदर इंसर्ट किए। गेटिंग? समझ में आ रहा है? उसमें भी नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। नेचुरल वाला होता है, देखो आपको पता है कि जब चाइल्ड बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ के बाद ना मदर्स फर्स्ट मिल्क बहुत इंपॉर्टंट माना जाता है। आईचं पहिलं दूध जे असतं, ओके, ज्याला आपण कोलेस्ट्रॉल म्हणतो, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर दैट डेवलपिंग बेबी, ओके। और मदर के मिल्क से बेबी को सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो इम्यूनिटी भी मिलती है, एंटीबॉडीज भी मिलते हैं। यस, तो ये क्या हो गया, नेचुरल पैसिव। क्या हो गया ये, नेचुरल पैसिव, नेचर से हो रहा है ना। हमने बेसिकली मदर की बॉडी से एंटीबॉडीज निकाल के इंजेक्शन के द्वारा इस बेबी को दिए है क्या, नहीं, नेचुरल है, पैसिव। लेकिन क्या फीटस या फिर बेबी खुद की एंटीबॉडीज बना रहा है, नहीं, उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज हम दे रहे हैं। गेटिंग? दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। ये समझ में आ गया? दिस डिसीज इज नथिंग बट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, ओके। आपके बुक के अंदर जो RH फैक्टर है उसके रिलेटेड ये सारी चीजें हैं, एक बार उसको पढ़ लो, उसमें अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लो। चलो, इज इट डन? क्या डाउट नहीं मुझे जाता? Yes. The next point is lymph, है ना। हमने बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स के बारे में जब स्टार्टिंग में देखा था तो हमने कहा था कि हम ब्लड और लिम्फ के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि यही मेजर सर्कुलेटरी बेसिकली फ्लूइड्स है, ओके। चलो, नाउ लिम्फ के बारे में हमने क्या कहा था, व्हाट वाज लिम्फ, कुछ नाम था दूसरा उसको, टिश्यू फ्लूइड, क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड, राइट, ओके। नाउ टिश्यू फ्लूइड समझने से पहले हमें ना नेटवर्क ऑफ बेसिकली व्हाट वी कैन से लिम्फ बनता कैसे है, कहां बनता है, ये सारी चीजें हमें देखनी, ओके। नाउ अब इमेजिन करो कि एक ब्लड वेसल है, एक ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। यस, एक ब्लड वेसल है जो क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। तो ये कौन सी ब्लड वेसल होगी, अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरी होगी क्या वेन होगी, आर्टरी। यस, द ब्लड वेसल एक रक्तवाहिनी जी रक्ताला हृदयापासून कुठे घेऊन जाते, दूर घेऊन जाते, लांब घेऊन जाते, त्यालाच आपण काय म्हणतो, आर्टरी, है ना। बघा आता सपोज ही आर्टरी है, ओके। यस, कुठून आलंय रक्त, हृदयाकडनं आलंय, फ्रॉम हार्ट,
ओके. नेक्स्ट, आता एक दुसरी रक्तवाहिनी आहे जी रक्ताला हृदयाकडे घेऊन जाते, त्याला आपण काय म्हणणार? वेन. गुड. बरोबर. ओके. आता आर्टरी बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी गेल्यास नंतर ती काय होते? डिवाइड होत असतं, है ना. रक्तवाहिन्यांचं आपल्या शरीरामध्ये काय आहे? एक प्रकारचं जाळं आहे, है ना. हार्ट कडनं एक एरोटा बाहेर पडतो, तो एरोटा जो आहे त्याच्यावरनं छोट्या छोट्या आर्टरीज बाहेर पडतात, त्या आर्टरीचं कन्वर्जन पुढे आर्टरिओल्स मध्ये होतं. गोष्ट कळती? ओके ना. आता विचार करा, एखादी आर्टरी एखाद्या ऑर्गन पर्यंत गेली. आता ऑर्गन मध्ये रक्त घेऊन जायचंय, राईट. रक्त कुठे घेऊन जायचंय? ऑर्गनच्या मध्ये. सपोज एखादी किडनी आहे, काय किडनी, किडनीच्या बाहेर आपल्याला रिनल आर्टरी बघायला भेटते, है ना. बट जर रक्ताला किडनीच्या आतमध्ये जायचं आहे तर त्या रक्तवाहिनीचं डायमीटर खूप जास्त मोठं आहे. ती रक्तवाहिनी घेऊन जाऊ शकते का मध्ये? नाही. मग ती डिवाइड होते इंटू स्मॉलर आर्टरीज, है ना. जसं की बेसिकली एखाद्या शहराला जर पाणी पुरवठा करायचा असेल तर एक मोठ्या पाईपलाईनची गरज पडते. बट तोच पाणी पुरवठा जर एखाद्या नगरामध्ये प्रेझेंट असलेल्या एखाद्या घराला जर द्यायचा असेल तर छोटे छोटे पाईप्स असतात, है ना. तशीच गोष्ट आहे, आर्टरी डिवाइड होते वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या आर्टरिओल्स मध्ये. कशामध्ये? आर्टिओल. आर्टिओल इज नथिंग बट अ स्मॉलर फ्रॅगमेंट ऑफ आर्टरी, है ना. राईट ना. आता इमॅजिन करा की ही जी आर्टरी आहे किंवा ही जी आर्टरिओल आहे, ओके, ही एखाद्या ऑर्गनच्या मध्ये गेली. रक्तवाहिन्या, आर्टरीचं काम आहे शरीरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी रक्त घेऊन जाणे. ज्या वेळेस रक्त एखाद्या ऑर्गनच्या आतमध्ये न्यायचं असेल तर तिथे आर्टरी एंटर नाही करू शकत. सपोज खूप कमी जागा आहे, तिथे आर्टरी एंटर नाही होऊ शकत. मग ती काय करते? ती डिवाइड होते कशामध्ये? आर्टरिओल मध्ये. आता आर्टरीचं डायमीटर जास्त, आर्टरिओलचं डायमीटर कमी. ओके. मग आर्टरिओलचं डायमीटर कमी असल्यामुळे काय होतं? ही आर्टरी जी आहे ती एखाद्या टिश्यू मध्ये, एखाद्या ऑर्गन मध्ये एंटर करू शकते. ओके ना. आता ऑर्गन मध्ये तर एंटर झालोय आपण, है ना. रक्त कुठं आलाय? ऑर्गन मध्ये आलाय. बट ऑर्गन इज मेड अप ऑफ व्हेरियस टिश्यूज. ऑर्गन कशापासून बनलेलं आहे? व्हेरियस टिश्यूज पासून. मग त्या टिश्यूजच्या कंपॅरिझन मध्ये या आर्टिओलचं डायमीटर कसं आहे? जास्त. आर्टिओलचं डायमीटर कसं आहे? जास्त. नेक्स्ट होतं काय की आर्टिओल कन्वर्ट होतो अजून छोट्या छोट्या रक्तवाहिन्यांमध्ये, ज्यांना आपण म्हणतो ब्लड कॅपिलरीज. काय म्हणतो? ब्लड कॅपिलरीज. एक मिनिट.
येस, बघा काय झालंय, आर्टरी ऑर्गन पर्यंत रक्त घेऊन आली. ओके, आर्ट्रिओल कुठे रक्त घेऊन आली, ऑर्गनच्या आतमध्ये. आता ऑर्गनच्या आतमध्ये व्हेरियस टिश्यूज आहेत, त्या टिश्यूज पर्यंत रक्त पोहोचवण्यासाठी कोण काम करत आहे, बघा आता इथे ब्लड कॅपिलरीज. कोण काम करत आहे, ब्लड कॅपिलरीज. फरक असला पाहिजे काही ना काही, राईट. आता ब्लड कॅपिलरीज जे असतात या बेसिकली सगळ्या म्हणजे या ब्लड कॅपिलरीचं जे डायमीटर असतं हे सगळ्यात छोटं असतं, सगळ्यात छोटं. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, यांची जी मेम्ब्रेन असते हे सिंगल लेयर असतं, राइट. ओके, तो इसमें से क्या हो सकता है, जो ब्लड कॅपिलरीज आहे त्याच्यामधनं ब्लड जे आहे किंवा ब्लडचा काही भाग जो आहे हा रक्तवाहिनीला सोडून कुठे जाऊ शकतो, टिश्यू मध्ये. आता तो डार्क पोर्शन मी दाखवतोय ते इंडिकेट करा किंवा समजून घ्या तो काय आहे, टिश्यू आहे, राईट. ओके, नाव येस, कशाचा भाग मूव्ह करतोय, रक्ताचा. कुठून मूव्ह करतोय, ब्लड कॅपिलरी मधनं. कुठे जातोय, टिश्यूच्या आतमध्ये. त्यालाच आपण काय म्हणणार, टिश्यू फ्लुइड. ओके, आता दुसरी महत्वाची गोष्ट की ज्या ब्लड कॅपिलरीज आहेत, ज्या ब्लड कॅपिलरीज आहेत या अशा बनल्या होत्या, या पुन्हा एकत्र येतील. पुन्हा काय येतील, एकत्रित येतील. आणि एकत्रित आल्याच्या नंतर बघा एक अजून मोठी ट्यूब बनवतील. Yes, that is nothing but व्हेन्यूल. व्हेन्यूल काय असते, छोटी वेन. व्हेन्यूल काय असते, छोटी वेन. आणि या छोट्या वेन्स मिळून पुन्हा काय बनवतील, एक वेन बनवतील. गोष्ट कळतीये, समजते. आता ज्या ठिकाणी हे फ्लुइड जात आहे त्या ठिकाणी काही सेल्स आहेत. सेल्स म्हणा, हवं तर टिश्यूज म्हणा. येस, ब्लडचा काही भाग कुठे जातोय, टिश्यूच्या आतमध्ये. म्हणजेच कुठे,
इंटरसेल्युलर स्पेसेस मध्ये कुठे जातोय? इंटरसेल्युलर स्पेसेस मध्ये जातोय, ज्याला आपण काय म्हणणार? इसको हम क्या कहेंगे? लिम्फ. क्या कहेंगे? लिम्फ. समजतंय? गोष्ट कळतीये? काय डाऊट आहे? नेक्स्ट, द पॉइंट इज जसं आपल्या शरीरामध्ये रक्ताचा प्रवाह होतो, तसाच आपल्या शरीरामध्ये कशाचा प्रवाह होतो? लिम्फचा सुद्धा प्रवाह होतो. लिम्फचं मेजर फंक्शन काय? लिम्फचं मेजर फंक्शन आहे की टिश्यू मध्ये प्रत्येक सेल पर्यंत काय पोहोचवणे? ऑक्सिजन, फूड, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक टिश्यू मधल्या प्रत्येक सेल पर्यंत पोहोचवण्याचं काम कोणाचं आहे? लिम्फचं. कोणाचं काम आहे? लिम्फचं. ओके. लेटर आता विचार करा की या टिश्यू मधला जो लिम्फ आहे, या टिश्यू मधला जो लिम्फ आहे हा या टिश्यू मधनं दुसऱ्या टिश्यू मध्ये रिमूव्ह केला जाऊ शकतो, मूव्ह करतो. गेटिंग? ओके. जसं की बेसिकली इथून या टिश्यू मधनं लिम्फ जे आहे हे दुसऱ्या टिश्यू मध्ये जाऊ शकतं विथ द हेल्प ऑफ लिम्फॅटिक वेसल्स. कौन से वेसल्स? लिम्फॅटिक वेसल्स. देखो, रक्ताचा प्रवाह करणाऱ्या रक्तवाहिन्या किंवा ब्लड वेसल्स, लिम्फचा प्रवाह करणाऱ्या लिम्फैटिक वेसल्स, है ना. एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में क्या जाना है? लिम्फ को मूव करना है, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी लिम्फैटिक सिस्टम या फिर लिम्फैटिक वेसल्स, है ना. लिम्फैटिक सिस्टम और लिम्फैटिक वेसल्स. ओके. नाउ द पॉइंट इज कि लिम्फैटिक वेसल्स मध्ये मग लिम्फॅटिक वेन असेल, है ना, लिम्फ कॅरी करणारा. ओके. नाउ द पॉइंट इज की आता इथे बरेच जण म्हणतील सर बघा रक्त आहे जे की कुठे जायला पाहिजे? पुन्हा हार्ट कडे. बट कुठे जात आहे? टिश्यू मध्ये. आता एक टिश्यू मध्ये रक्ताचा काही भाग गेल्याच्या नंतर रक्त कमी नाही होणार का? होईल. बट पॉइंट असा आहे की लिम्फॅटिक सिस्टीमच्या मदतीने, लिम्फॅटिक सिस्टीमच्या किंवा लिम्फॅटिक वेसल्सच्या मदतीने हे लिम्फ पुन्हा कुठे टाकण्यात येतं? वेन मध्ये. गोष्ट कळतीये? समझते हैं क्या सांगतो तर? सो जो लिम्फ है वो वापस से किसका पार्ट बनेगा? ब्लड का पार्ट बनेगा, है ना. इट इज जस्ट लाइक व्हाट? इट इज जस्ट लाइक कि जो ब्लड है वो एक लॉन्ग रूट लेता है. ब्लड क्या लेता है? एक लॉन्ग रूट. जैसे कि हार्ट से निकला, हार्ट से निकलने के बाद वो गया कहां पर? आर्टरीज, आर्टरीज में से गया आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल में से गया ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में से गया वेन्यूल, वेन्यूल से गया वेन, वेन से वापस हार्ट. लॉन्ग रूट है. लिम्फ कहा आया? ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी से टिश्यू, टिश्यू से लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल से वेन, वेन से वापस हार्ट. ऐसा नहीं लग रहा है कि लिम्फ ने क्या लिया? शॉर्टकट लिया. क्या स्किप कर दिया? गेटिंग? एक्चुअली ये वेन भी स्किप करते हैं. डायरेक्ट कहां होता है? जो हार्ट के पास जो मेजर वेन होती है, राइट, वहां पर लिम्फ जाकर जमा हो. समजते? काय डाऊट आहे त्याच्यामध्ये? बघा एकदा पुस्तकात वाचा, एकदा काही डाऊट्स असतील तर विचार.
ओके, और एक नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, क्या लिम्फ क्लॉट करेगा? क्वेश्चन क्या है? क्या लिम्फ क्लॉट करेगा? यस, द आंसर इज यस, बट काफी स्लो कंपेयर टू ब्लड। क्या करेगा वो? काफी स्लो क्लॉट करेगा। कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो क्लॉट नहीं करेगा? क्लॉटिंग, गाठ बनणे है ना, गाठ बनण्यासाठी कशाची गरज पडते? क्लॉटिंग फॅक्टर्स आणि फिब्रिनोजन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, वो कहां नहीं है? कौन क्लॉट नहीं करेगा? ब्लड क्लॉट करेगा क्या अगर बॉडी से बाहर निकालते तो? ऑफ कोर्स कर जाएगा। लिम्फ अभी बताया करेगा, लेकिन उसका रेट कैसा होगा? स्लो। क्या क्लॉट नहीं करेगा? क्या क्लॉट नहीं करेगा? द आंसर इज सीरम। क्यों? क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है ना। चलो, तो एक पाथवे लिख सकते हो लिम्फॅटिक वेसल्सचा, लिहून घ्या। लिम्फॅटिक सिस्टीम जी आहे ना, त्याच्यामध्ये एक पाथवे लिहून घ्या। लिम्फॅटिक कॅपिलरीज, लिम्फैटिक कैपिलरीज। अब कैपिलरीज तो पता है जिनका डायमीटर बहुत कम होगा। यस, लिम्फॅटिक वेसल्स, असं लिम्फॅटिक कॅपिलरी नंतर एरो करा, एरो केल्याच्या नंतर लिम्फॅटिक वेसल्स, लिम्फैटिक वेसल्स। ओके, उसके बाद में लास्ट में करो एरो करके सब क्लैवियन वेन, SUBCLAVIAN, सब क्लैवियन वेन। ओके, फुल स्टॉप। तो बेसिकली समजलं ना की लिम्फ कॅपिलरीज पासून बनतं, मग लिम्फॅटिक कॅपिलरीज येतात, मग लिम्फॅटिक वेसल्स येतात, आणि लिम्फॅटिक वेसल्स नंतर हे लिम्फ कुठे जातं? वेन मध्ये। कोणत्या वेन मध्ये? सब क्लॅवियन वेन मध्ये। समजलं? ओके, अजून एक शब्द येतो यांची रिलेटेड, लिम्फ नोड्स। काय येतो शब्द? लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड इज नथिंग बट junction between lymphatic vessels, junction between lymphatic vessels। ओके, लिम्फॅटिक नोड कशाला म्हणणार? एखादा चौक, आपण आपण जर आपल्या रोडवेज सोबत जर कंपेअर केलं, चौक असतो ना, चौक, जसं की चिखलीमध्ये तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जिथं पुतळा वगैरे होता, आता कन्स्ट्रक्शन वगैरे चालू आहे, तो चौक आहे। ओके, आता तो चौक जो आहे त्याला इमेजिन करा लिम्फ नोड। काय इमेजिन करा? लिम्फ नोड। ओके ना, एक खंडाळा चौफुलीकडनं रोड येतो, राइट? ओके, दैट इज लिम्फैटिक वेसल। एक लिम्फैटिक वेसल उधर से, एक बस स्टैंड की तरफ से आ रहा है, तो एक लिम्फैटिक वेसल वहां से, एक गावत में तो रास्ता, लिम्फेटिक वेसल वहां से एक, और एक इधर जाफराबाद रोड से भी एक रोड आ रहा है, सो वो एक लिम्फेटिक वेसल। अब दो से ज्यादा लिम्फेटिक वेसल जहां पर जुड़ते हैं, जंक्शन है, उसको हम क्या कहेंगे? लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड के बारे में और एक चीज पता होनी चाहिए कि ये बैटल ग्राउंड है, रॉयल बैटल ग्राउंड नहीं, बैटल ग्राउंड है जहां पर WBC और पैथोजन की दुश्मन होती है। व्हाइट ब्लड क्या कहेंगे उसको?
एक्शन साइट फॉर WBCs. एक्शन साइट फॉर WBCs. मैंने इसका बहुत एक अच्छा रेफरेंस देता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ना बच्चों ने वो मूवी देखा ही नहीं है. आपने एक नागार्जुन का मूवी देखा है क्या, मास वाला? वो मीम आता है देखो, आदि वाला. वो नागार्जुन रहता है, उसके ऐसा त्याला कडे असं घेऊन ना रडत होता, आदि रडत मोठे मोठे ना, माहिती आहे का? नहीं. वो गाना भी सुना होगा, इसका शर्ट भी है मास, इसकी पैंट भी है ना, मसल है मास, ये है मास, है ना. तो उस मूवी के अंदर एक सीन है, कि जो आदि होता है, ओके, एक साइड कैरेक्टर है, ओके, आदित्य, ओके, सो एक साइड कैरेक्टर है, ओके, उसके झगड़े हो जाते हैं. उसके क्या हो जाता है? झगड़े हो जाते हैं. अब झगड़े होने के बाद ना वो बेसिकली हीरो के पास आता है, जो कि नागार्जुन है. ओके, अब नागार्जुन रहता है मैकेनिक. ओके, आदि आता है और बोलता है कि मेरा उसके साथ में झगड़ा हो गया. बोले ओके. तो फिर वो बोलता है कि झगड़ा इतना बहुत ज्यादा हो गया, तो बोला मैं गुंडे लेके आऊंगा, है ना. तो आदि जोश जोश में बोल देता है कि गुंडे मेरे पास भी है ना. तो बेसिकली फिर ये बात शुरू ही होती रहती है कि तभी वो जो गुंडे है वो आ जाता है. और गुंडे आने के बाद ऑब्वियस ही बात है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ फाइट. लेकिन नागार्जुन वाला कैरेक्टर है जिसका नाम मास है और आदि, ये दोनों भाग जाते हैं वहां से, भागने लगते हैं, गुंडे उनका पीछा करते हैं. ओके, उसके बाद में वो एक चौक में जाता है, और चौक में जाने के बाद वो जो मास है वो ऐसा उस एक लैंप पोस्ट रहता है, लैंप पोस्ट को ऐसे गोल घूम के वापस सेंटर में आके बैठ जाता है ना. तो बेसिकली फिर वहां पे फाइट सीन होता है ना. तो वो पूछता है कि वो गुंडा वगैरह जो होता है, वो जो गुंडे असतात ते विचारतात की बाबा ये तो कह रहा था कि तू बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा मास है ना, राइट. ओके, तो फिर हीरो का डायलॉग आता है कि एरिया देख कितना बड़ा है, जगह काफी बड़ी है, तुझे मार खाते हुए बहुत ज्यादा लोग देखेंगे, वहां पे बहुत कम लोग दिखते थे, है ना. वैसी चीज है कौन सा? लिम्फ नोड. लिम्फ नोड एक ऐसा जंक्शन है जहां पर WBC क्या करते हैं? पैथोजन को भगा के लेके आते हैं. सपोज एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का पीछा WBC कर रहा है, बैक्टीरिया उसको भगाता है और कहां लेके आता है? लिम्फ नोड में. अब लिम्फ नोड में वो जब भी आता है, लिम्फ नोड के हर एक लिम्फेटिक वेसल के पास एक WBC रहता है ना. म्हणजे त्याला तुम्ही जाळात ओढलो, बैक्टीरिया को पकड़ने का, बेसिकली बैक्टीरिया फंस चुका है, कौन से भी लिम्फेटिक वेसल में जाओ उसको WBC को टैकल करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो दैट साइट इज नथिंग बट द साइट ऑफ एक्शन फॉर WBCs. ओके, चलो तो फिर यहां पे रुकते हैं, है ना. अगले सेशन में हम सर्कुलेटरी पाथवेज एंड सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, है ना. एक्चुअली मैं सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी पाथवे शुरू करने वाला था, लेकिन पॉइंट ये है कि कल का ब्रेक आ जाएगा, है ना. तो कल हम सर्कुलेटरी, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन एंड उसके बाद में द मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हार्ट, वो पढ़ेंगे. ओके, चलो तो रुकते हैं. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ मार्वेलस डे. जाओ खाना वगैरह खा लो.